I request Dr. Rohit Sharma. He is a pure homeopath. He is a BHMS, but he has excelled in treatment of what Dr. Nagpal was saying in veterinary cases. Marvelous results he has got. So I would like to request Dr. Rohit Sharma to present few cases of his miraculous veterinary cure. हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਲਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਸੈਲੀ ਸਰ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਰ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਅਵਤਾਰ ਮੈਮ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਸੈਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਪੀਕ ਆਈਦਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਨਾ। So this is the veterinary case which I have shared earlier on the birthday of Dr. Kent. So इस केस में क्या था कि मेरे पास एक जो सज्जन थे वो आए थे और उन्होंने बोला कि वो अपनी दवाई तो ले चुके थे, तो मैंने यूजली उनको बोला कि अगर ऐसा कोई एनिमल का केस हो तो बताना। एंड मैं पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, जब से लंपी डिजीज़ शुरू हुई थी तो वहाँ से एक चेंज लिया था कि एनिमल के केसेस जो हैं उनको भी होम्योपैथी से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उसमें हमारा क्या रोल है, वो देना शुरू किया। और आज 4 साल हो गए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ कि थ्रू आउट इंडिया जो भी कोई एनिमल का केस है किसी भी तरह का, उनकी केस टेकिंग की जाती है और वी ट्राई टू फाइंड आउट कि उनकी सिंगल मेडिसिन ही निकले, अगर सिंगल नहीं निकली तो 2 निकलें, और उनको कोरियर या डाक के जरिए उनके डोर स्टेप पे पहुँचाना, ये काम कर रहे हैं। तो इसमें वो केस था कि वो सज्जन मेरे को बोलते कि हमारी जो भैंस है वो पिछले 4 महीने से कुछ खा पी नहीं रही है और उसको बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन, आयरन, कैल्शियम इंजेक्शंस लग रहे हैं, लेकिन वो पट्ठे, हिंदी में उसका चारा है ना, वो खा नहीं रही है। तो मैंने पूछा कि भी 4 महीने से खा रही है, तो पिछले 5 महीने पहले ठीक थी, कहते ठीक थी, 6 महीने पहले ठीक थी। तो मैंने कहा कि भाई अब वाइल ढूंढना था कि भाई कारण क्या है, 4 और 6 महीने में इसको क्या दिक्कत आई। तो बोले कि वो प्रेग्नेंट भी है। तो मैंने इसमें इस केस में पहला रूब्रिक जो लिया था प्रेगनेंसी एग्रेवेशन ड्यूरिंग, उसकी जो प्रेगनेंसी है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि बहुत सारी लार गिरती है, तो माउथ स्लाइवेशन प्रोफ्यूज़ लिया। और तीसरा क्योंकि 4 महीने से एलोपैथिक मेडिसिन बहुत चल रही हैं, तो जनरल में मेडिसिन एलोपैथिक अब्यूज़ ऑफ, ये 3 सिम्टम तो कन्फर्म थे, जो आलमोस्ट फर्म थे, जो मैंने लिए। और मैंने पूछा कि भाई वो जो पॉइंट था वाई 4 से 6 महीने में दिक्कत क्या आई है, तो उन्होंने बोला कि जी 6 महीने पहले हमने एक दूसरी भैंस भी थी, वो बेच दी थी, तो वो बहुत खाती थी, उसके साथ लग के ये भी बहुत खाती थी, तो जब से वो गई है उसके बाद ही दिक्कत है। तो देयर द वाई वॉज क्लियर। अब मैंने उसको ढूंढना था, तो मैंने कहा कि अब मैं क्या ढूंढूं, सेपरेशन वाज नॉट देयर एनी रूब्रिक अंदर रेपर्टरी। तो मेरे जो समझ में आया, मैंने यही लगाया कि इसका उसके साथ जो भी रिलेशन था, लवेबल रिश्ता था, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे अपनी समझ के अकॉर्डिंग लगाया एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन कि इसका रिश्ता चला गया,
मैं ठीक का नहीं या मेरे को नहीं पता, मैंने यही लिया। और दूसरा मैंने माइंड का रूब्रिक लिया एलिमेंट फ्रॉम होम सिकनेस। उसका घर जो उसका वो होमली वातावरण था वो चला गया। ये 5 रूब्रिक मैंने लिए और क्लियर कट जो मेरी दवाई सामने आई वो नेट्रेम्यूर और नक्स वोमिका। अनएक्सपेक्टेडली नक्स वोमिका वाज देयर। तो अब या तो ये बात थी कि भाई मेरे दिमाग में कि नक्स वोमिका पहले दूं, एब्यूज़ ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन बहुत गई हुई हैं, और फिर देखेंगे भी बाद में नेट्रेम्यूर दे देंगे। लेकिन शुरू से ही मेरा नेचर रहा है कि पेशेंट हर हाल में ठीक करने से ज़्यादा मेरा दिमाग हमेशा इसी पे होता है कि लर्निंग मोड, घाटा पड़ना तो पड़ जाए, लर्निंग मोड। तो मैंने नक्स को नहीं दिया और नेट्रेम्यूर 3 डोजेज बना के दे दी कि देखी जाएगी, बाद में बताएंगे। फिर 3 दिन के बाद उस केस में उन्होंने बोला कि इसने खाना शुरू कर दिया है बिल्कुल ठीक, और थोड़े दिनों के बाद उसकी डिलीवरी भी ठीक ठाक होगी। ठीक है जी। तो जो उसका वाय था कि जो उसका, इसका मतलब उस जानवर के अंदर भी वो पेन थी, उसकी तकलीफ़ थी, जो इस दवाई ने बिल्कुल ठीक कर दी थी। इस केस का जितना भी रूब्रिक अलॉन्ग विद जो सारा कुछ है वो इसका वीडियो फॉलोअप मैंने इस ग्रुप में डाल दिया है, जिसमें उसके ऑनर ने विद वीडियो प्रूफ ये बताया कि उसका वाय क्या था। हालांकि उनको क्लियर नहीं था, वो हमने ही ढूंढा था कि भाई वाय क्या है, क्योंकि उनको नहीं पता कि दिस माइट बी द रीज़न बिहाइंड दैट थिंग। तो फिर मेरे को एक अब्रॉड से एक लेडी जो डॉक्टर है होम्योपैथिक, तो उन्होंने पूछा कि आपने इस केस में इग्निशिया क्यों नहीं दी। तो मैम वाली गल आ गई। मैम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा जब कोई केस ठीक हो जाए तो और लुक ढूंढो कि इसमें ये इससे ही क्यों ठीक हुआ है और आसपास की दवाइयों से ठीक क्यों नहीं हुआ। तो तब तक मेरे को नहीं था कि भाई इग्निशिया क्यों नहीं दी, रेपटाइजेशन में नहीं आ रही थी, नीचे आ रही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई इनको बताना है तो देखा एब्यूज़ ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन में इग्निशिया नहीं है। तो पहला फैक्ट। दूसरा, फिर मेरे एक दोस्त ने पूछा कि भाई तुम इग्निशिया वैसे भी नहीं दे सकते थे, अगर तुम नक्स देते तो नक्स और इग्निशिया दे बोथ आर एनिमिकल टू ईच अदर, वो दोनों दे नहीं सकते। जबकि नेट्रेम्यूर के बाद आप इग्निशिया दे सकते हो बिकॉज ये कम्प्लीमेंट्री ड्रग्स हैं। तो इस ऐसे और बहुत सारे एनिमल्स के केसेस हैं जहाँ पे मेरे को उनकी डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजी मिली है। अभी एक केस और है जो अंडर कंसिडरेशन है कि पूना से बच्चा है 17 साल का। तो उन्होंने एक डॉग अडॉप्ट किया, तो किसी ने उनकी टांग तोड़ दी। तो फिर उन्होंने वो उसका फ्रैक्चर लगवाया। तो उसके बाद वो काटना शुरू हो गया बॉस। अब काटना शुरू हो गया तो उसने पता नहीं कहाँ से मेरे को अप्रोच किया कि भाई इसको आप मेरी हेल्प कर सकते हो। आई एम जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड और मैंने नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग टू कि मैं बाहर जाना है मैंने। तो उस केस में मैंने बोला कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। तो उसमें मैंने उसको मेडिसिन भेजी हुई है, 3 मेडिसिन भेजी हैं मैंने। हायरसाइमस, सिपियन, लाइकॉन, डिफरेंट सिम्टम्स अंडर द सेक्शन ऑफ माइंड, बाइटिंग, स्ट्रेंजर्स टू। और भी 2 रूब्रिक्स हैं, उनको उनके हिसाब से दवाई दी है। अब हायरसाइमस के बाद फॉलोअप लिया तो लेस एग्रेसिव हो गया है, लेकिन जब पूरा ठीक होगा तो डेफिनेटली इसको मैं पोस्ट करूँगा कि भाई ये केस किस दवाई से ट्रीट हुआ। यहाँ पे मैंने तीनों दवाइयाँ नहीं दी। मैं हमेशा इसी मोड में रहता हूँ कि एक दवाई ने क्या काम किया, नहीं हुआ तब दूसरी दी जाए। हर हाल में मरीज को ठीक करना इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका लर्निंग मोड हमेशा ऑन रहना चाहिए कि आपकी सिंगल दवाई ने काम किया कि नहीं किया, तो आगे से आप फर्म हो सकते हो। तो सर उसमें भी हायर्स ही है सर, उसमें भी हायर्स ही है, क्योंकि मैंने सर जो रूब्रिक लिया वो माइंड सेक्शन में जो इनके ऑनर हैं वो सारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं। तो ये सिम्टम्स वेटनरी एनिमल्स में ही नोट करके सिंथेसिस में डाले गए हैं। तो इसके बाद जो एक और केस है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग के उसमें है वो हर्निया का केस है। और उस केस में कोई केस टेकिंग नहीं की गई, कोई भी केस टेकिंग नहीं की गई उसमें, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता था। 1.25 महीना का बच्चा था, 1.25 महीना का बच्चा है और उसमें उसको हर्निया है दैट इज़। तो उसकी जो
पहली फ़ोटो है वो ये है, आपको लेफ़्ट साइड पे उसके ऊपर वो दिख रहा होगा कि ग्रोथ है, हर्निया है। तो ये बच्चा बोल तो सकता नहीं, 1.25 महीने का बच्चा, ठीक है जी। तो अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसमें सारा कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर था कि लेफ़्ट साइड पे उसको ग्रोथ थी, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ था लेफ़्ट साइडेड इनग्वाइनल हर्निया। तो इसमें क्या हो कि हर्निया था, इनग्वाइनल था और लेफ़्ट साइडेड था। अगर इसको आप रेपर्टरी में खोल के देखते हो तो लेफ़्ट साइडेड में 2 ही मेडिसिन हैं, दैट इज़ कॉकुलस एंड थूजा। अगर आप लेफ़्ट साइडेड के नीचे चिल्ड्रन इन खोल के देखते हो, क्योंकि बच्चा है तो 3 ही दवाइयाँ, कॉकुलस, नक्स एंड थूजा अगेन। और अगर आप ये भी लगा के चलते हो कि ये जो 1.25 महीने का बच्चा है, माइट भी ये कंजेनिटल ही हो, 1.25 महीने का बच्चा है, तो कंजेनिटल में भी अगेन नक्स एंड थूजा जो दवाई कॉमन है। इस केस में जो मेन दवाइयाँ सामने आ रही थी वो नक्स और थूजा ही आ रही थी। लेकिन इसमें अगर कॉमन आप सभी दवाइयों में कॉमन देखें तो थूजा ही दवाई कॉमन आ रही थी। और उसी केस में मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि ये एक साइकोटिक रेमेडी है, और बैड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन जब उसका जन्म हुआ होगा तो शायद दी भी गई हो, तो वो इसका कारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और उसको मैंने थूजा 200 उस टाइम पे दी थी, आई थिंक जनवरी 2023। 15 दिन थे, 15 दिन में वो गायब हो गया था। उसके बाद ये पेशेंट तकरीबन जुलाई तक मैंने उसको एसएल पे डाला। एसएल पे डालने के बाद उस केस का फॉलोअप लेता रहा। तो तकरीबन उसका एसएल बंद होने के 6 महीने बाद मैंने फिर एक फ़ोटो ली और सारा वीडियो फॉलोअप लिया, वो दोबारा नहीं हुआ। तो हम ये कहें कि भी सिंगल मेडिसिन बड़ी देनी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। आप लगे रहो कंसिस्टेंटली, आपको उस पर आपका हाथ इंप्रूव होगा ही होगा। और मैम दे कोल मैं जो भी जानता था मेरे कान च कोई गल, मेरे कान में एक ही बात आती है कि एवरी केस मस्ट बी रिपोर्टराइज्ड। और ये इतनी पक्की बात है कि एक डॉग था, उसका जो वो बेचारा तो दवाई नहीं बोलता था, हॉस्पिटल में वो ब्लीडिंग होती रहती थी उसको। तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ उसी ग्राउंड्स पे दी, पायरोजन दे दो, कैंथरस दे दो, नाइट्रिक एसिड दे दो, सब फेल। मैंने डॉक्टर बुल्लर से भी पूछा, मैंने कहा क्या करें। तो उस केस में क्या हुआ कि अगेन मैंने रेपर्टरी खोली आँख के, उसमें लिखा हुआ मेल जेनिटेलिया ब्लीडिंग, मेल जेनिटेलिया ब्लीडिंग, पैसिव ब्लीडिंग का ड्रॉप गिर रहे हैं। एल्यूमिना एंड क्रियोजोट वाज देयर। एल्यूमिना समझ नहीं आई, क्रियोजोट दे दी। क्रियोजोट मैंने दे दी उसको, और क्योंकि बेचारा हस्पताल का ही था, वहीं पे लेटा रहता था, वो ब्लीडिंग टप टप गिरती रहती थी। दोबारा नहीं हुई जी, कदी बारी हल्का या रेडपन देखा और लास्ट डे मैं फिर क्रियोजोट देती, होपफुली उन्होंने ब्लीडिंग नहीं होनी। और मैं साक्षात देखा कि रेपर्टरी जो सब रेपर्टरी में वो सब चीज़ें हैं जो आप नहीं सीख सकते। रेपर्टरी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। हाँ जी, हाँ जी। उसकी मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक बहुत स्पेसिफिक रूब्रिक रहा होगा, वर्कलेस फीडिंग, तभी थूजा ने ठीक किया उस बच्चे को। सॉरी सर, क्या होगा? उसकी मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक रूब्रिक रहा होगा, वर्कलेस, एक साइकी, तभी थूजा ने ठीक किया उसको। इसको सर मैं कंफर्म करूँगा। ये मैडम ने मेरे से, मैं मैडम से यही चीज़ सीखी है कि जो चीज़ ठीक हो जाए ना उसको फीलिंग है वो थूजा में ठीक होता है, अदरवाइज नहीं। सर एक मिनट एक्सप्लेन करो कि मदर लूना जी, मैंने पूरा केस नहीं पता, बट या तो पहला फीमेल चाइल्ड रहे होंगे, अवार्ड हिस्ट्री होगी, शी मस्ट हैव द मदर का बहुत डोमिनेटिंग रही होगी। मैं सिर्फ अज्यूम ही कर सकता हूँ केस राइट। तो इसको लेडी को एक वर्कलेस की फीलिंग है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना बच्चे की शिक्षा नहीं करते, ना तुझा की टीम है, वर्कलेस। इम्पॉर्टेंट जो मियरली सारा ऑब्जर्वेशन पे ही ठीक हुआ था, और उसमें भी जो होम्योपैथिक रेपर्टरी है उसी ने वो केस सॉल्व किया था। बच्चा था मेरे पास 13-14 साल का, 10th का, वो बैठा
अपने पेरेंट्स के साथ आया, 3-4 महीने से उसको दर्द था बहुत ज़्यादा, पेट में दर्द था, लूज मोशन थे और पेट में बहुत तकलीफ़ थी उसको। तो सारी केस टेकिंग के बाद उसकी जो दवाई मेरे पास आ रही थी वो फास्फोरस निकल के आ रही थी, क्योंकि उसमें एक सिम्टम था बड़ा अच्छा कि जब क्योंकि और भी बहुत सारे रूब्रिक है, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मेन क्या था उस केस में कि वो कहता जी जब मैं लेटता हूँ तो मेरे को आराम आ जाता है, और लेटता हूँ जब लेटता हूँ तो लेफ़्ट साइड पे लेटता हूँ तो आराम आता है। बाकी सारे माइंड के सारे रूब्रिक्स हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट है। इस की जो थीम है वही मैं बता देता हूँ कि मैंने बोला कि भाई फिर वही दिमाग में आया कि इतनी मेडिकेशन की हुई है कि पहले नक्स दो, फिर फास्फोरस देते हैं और फिर देखते हैं। लेकिन उसको ना नक्स से फ़ायदा हुआ ना फास्फोरस से फ़ायदा हुआ। उसका रूब्रिक था जनरल लाइंग ऑन साइड लेफ्ट एम्लियोरेट। फिर मैंने एब्डोमेन में खोला जनरल एब्डोमेन में पेन लाइंग साइड ऑन लेफ्ट एम्लियोरेट। तो इन दोनों में कोनियम, नक्स, सीकल कॉर, फास्फोरस ये कॉमन थी। लेकिन अब जब वो मैंने बोला कि ऐसा कर तू लेट ही जा, वो सोफ़ा था मेरा पेशेंट, लेट ही जा, तो लेट गया, ने लेफ़्ट साइड ले ली। लेफ़्ट साइड लेके उसने जो जैसे जो ये टांग होती है ना लेट के, कोई इसको इकट्ठा किया, हाँ जी, उसने फोल्ड किया, आगे फोल्ड नहीं था, ये लेट के उसने इसको ऐसे कर लिया। तो मैंने पूछा कि ये क्यों किया? कहता ये आराम ही ऐसे आता है। लेफ़्ट साइड पे लेट के और उसने लेग को फोल्ड किया, मेरे सामने लेट गया। तो मैंने कहा भी ये कहाँ ढूंढूंगा मैं, ये कहाँ मिलेगा? तो मैंने दिमाग वही, मैं कहा बैठ फिर। तो मैंने फिर रिपोर्टरी खोली और उसमें मेरे को ये रूब्रिक मिल गया, एब्डोमेन पेन लाइंग साइड ऑन लेफ्ट एम्लियोरेशन, लेग्स ड्रान अप विद। तो ये क्लियर कट चीज़ मुझे उस पेशेंट में मिल गई, और उसमें एक ही दवाई थी चेलिडोनियम, और मेरे को क्यू 30 मिली ही नहीं। मेरे पास क्यू था, मैंने क्यू ही दे दिया उसको, थी नहीं सर 30, पता नहीं कहाँ थी। तो क्यू मैंने दे दिया। पहले भी मैंने एक बार क्यू का सिमिलियम देखा हुआ कि सिमिलियम हो तो क्यू भी वर्क करता है। तो इस केस में मैंने उसको क्यू दिया था, और मैंने उसको फिर ऐसे ही दिया कि नक्स पहले दी, कोई काम नहीं, फास्फोरस दी, उसने भी हेल्प नहीं की, लेकिन मैंने इकट्ठा कुछ नहीं दिया। 15 दिन बाद मैंने बोला कि अब चेलिडोनियम क्यों चलाओ, तो चेलिडोनियम के बाद वो केस आज तक ठीक है जी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये भी एक मतलब वही सिम्टम था जो आपने ऑब्जर्व किया। और जो वो केस था जिसमें हर्निया था, वो भी ऑब्जर्वेशन का था, उसमें भी कोई बोलचाल नहीं थी, और एनिमल भी नहीं बोलते। तो इसका मतलब है कि जो होम्योपैथी में आप सीखना चाहो, आप शेयर करना चाहो, आप काम करना चाहो, तो जो बोल नहीं सकते ना, वहाँ पे भी हमारी रेपर्टरी हेल्प करती है। और ये रेपर्टरी से जो सारा कुछ सीखने का हमारा काम है, जो पिछले कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ा क्रेडिट नीलम तार मैम को है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारे सीनियर्स हैं या जो हमारे वेल विशर्स हैं, बहुत बार वो शेयर कर नहीं पाते अपना काम, और मैडम सवेरे 8 बजे सब दिली बराबर प्यार बांट देते हैं। कोई ये नहीं है कि कोई उनका स्पेशल है तो उसको कम ज़्यादा मिलेगा, वो 8 बजे अपना रोज़ आशीर्वाद बांट देते हैं। और पिछले 2 साल से मैम के साथ हूँ, तो मेरे को मैम एक ही चीज़ जो ज़बरदस्त आपसे मिली ना, दैट इज़ एवरी केस मस्ट बी रेपर्टराइज्ड, पॉजिटिव रहना। कई बारी मैडम के साथ हमने कोई बात डिस्कस करनी ना, दिस इज़ आखी है, कोई गल ही नहीं। सर होंगे हैं या मैम होंगे हैं, तो वड्डे डिसीजनस इन्हों तो बाद जिहड़े मैं लिते उन्होंने दे करके लिते। और रसैली सर का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि पिछली बार भी इन्हों का इनिशिएटिव सी, पिछली बार भी इन्होंने इनिशिएटिव सी, और हुण भी इन्ना अच्छा इनिशिएटिव और सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना। और सर कैन नूं इन्होंने को कन्वीनर लिखा, पर ऑल सब कुछ जो है ये सर ने किया। बस तो बहुत बहुत धन्यवाद सब का, है ना, जिन्नी हो सकी हिंदी च बोल सकिया मैं।